Hello everyone, welcome to our YouTube channel. I wish you all a very happy new year. May this 2025 will bring for you a lot of good news. Obviously bad news भी रहेंगी, but I wish कि आपको एक balanced way में सारी चीजें मिलें. A good health, which should be our topmost priority. Strength to manage your highs and lows in your preparation. Lots of experiences in your preparation, so it can help you to achieve what you are aiming for. And you can fulfill all your dreams. ठीक है, and we can support you by being a part of your preparation journey through our YouTube channel. So ये थी सारी विशेस मेरे साइड से, आपके लिए अच्छा हो आपका न्यू ईयर काफी. अब हम आ जाते हैं अपने लेक्चर में और हम कवर कर रहे हैं अभी इसरो के अपकमिंग मिशंस, जिसका पार्ट 1 हमने कवर किया था इन द प्रीवियस सेशन. So we are going to continue that in this lecture also. और हम पहले एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी और अब आज की क्लास में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में सबसे पहले पढ़ा था गगनयान मिशन के बारे में. और गगनयान मिशन एक इम्पॉर्टेंट मिशन है, राइट. रिसेंट आने वाले टाइम में लॉन्च होने वाला है. इसके बाद अगर हम देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल हमने कवर किया था. और इसके साथ साथ हमने बाकी व्हीकल्स को भी डिस्कस किया था कि अब तक अगर SLV है, फिर AGLV आया, ठीक है. उसके बाद से अगर हमने देखा तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, इन सारे व्हीकल्स के बारे में डिस्कस किया था. इसके बाद हमने पढ़ा था भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के बारे में, जो इंडिया का खुद का स्पेस स्टेशन है, जो 2035 तक इंडिया लॉन्च करने वाला है, राइट. आज की क्लास में ये तीनों जो मिशंस थे हमने लास्ट क्लास में कवर किए थे. आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशंस और पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट. इसके बाद हम पढ़ेंगे चंद्रयान 4 मिशन के बारे में. तो चंद्रयान 4 मिशन जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो हम चंद्रयान 1, 2, 3 इन तीनों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उनके हाइलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे. और फिर हम नेक्स्ट कवर करेंगे निसार मिशन के बारे में. तो आज की क्लास में हम ये 3 इंपॉर्टेंट मिशंस कवर करने वाले हैं. आप अगर इस ईयर किसी भी एग्जाम में अपीयर करने वाले हैं तो हर एक एग्जाम में साइंस एंड टेक का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है. और इसलिए आपके लिए सारे मिशंस काफी इंपॉर्टेंट है. उनके डेट्स, टाइमलाइंस क्या है, कौन सा व्हीकल यूज होने वाला है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, हम क्यों कोई मिशन लॉन्च करते हैं और हमारे क्या रीजंस होते हैं उनको लॉन्च करने के पीछे, हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, अलग अलग सेक्टर्स में किस तरीके से काम आते हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन. तो इसलिए सारे मिशंस इंपॉर्टेंट है इसरो के, राइट. किस कंट्री के साथ कौन से मिशन में हम टाई अप करके पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च कर रहे हैं. तो लास्ट क्लास की चीजें हम रिवाइज नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्टली आज के टॉपिक में जंप करेंगे. अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप फर्स्ट पार्ट भी देखें ताकि आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज मिस ना हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुक्रयान मिशन के बारे में, जो कि वीनस ऑर्बिटर मिशन है. ठीक है, हम इसे क्या कह रहे हैं, ऑफिशियली हम इसे बोल रहे हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन, अनऑफिशियली हम इसे रेफर करते हैं शुक्रयान. ठीक है, जो शुक्रयान है आपके दो टर्म से मिलकर बना है, शुक्र और यान, है ना. हिंदी अगर हम संस्कृत लैंग्वेज का यूज करेंगे तो शुक्रयान कह रहे हैं. और अगर आप देखेंगे तो शुक्र मीन्स वीनस होता है, यान मीन्स क्या होता है, क्राफ्ट होता है. ठीक है, तो शुक्रयान हम एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट भेजेंगे वीनस की ऑर्बिट में, और वीनस के बारे में जो जानकारी इकट्ठा करके लेकर आएगा, हमें सारी चीजें उसके थ्रू ही पता चलेंगी. ठीक है, जब वो जाएगा ऑर्बिट पर. तो सबसे पहले अगर आप वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको बताना जरूरी है वीनस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. ठीक है, कि वीनस के बारे में क्या क्या फैक्ट्स हैं. तो अगर वीनस देखेंगे आप, तो जब आप सोलर सिस्टम्स पढ़ते हैं और सोलर सिस्टम्स में आप 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है, सोलर सिस्टम में आप 8 प्लैनेट्स के बारे में यहां तक पढ़ रहे हैं, तो आपके पास सेकेंड जो प्लैनेट दिख रहा है वो कौन सा है, आपका वीनस है. ठीक है, सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन, सन के साइड से सेकेंड प्लैनेट वीनस है. अर्थ का ये क्लोजेस्ट प्लैनेट हम मान सकते हैं, क्योंकि अर्थ हमारा यहाँ पर है और इसके बाजू में ही वीनस है, तो उसका पोजीशन आपको पता होना चाहिए. और अर्थ के क्लोजेस्ट में होने के कारण हमारा ये नेबर है, ठीक है, हमारा पड़ोसी है वीनस प्लैनेट. इसलिए अभी इसकी बहुत सारी चीजें अर्थ से मिलती हैं और हम इसे क्या रेफर करते हैं, अर्थ ट्विन भी कहते हैं. ठीक है, कि सारी चीजें बहुत कुछ इससे मिल रहा है ना, सिमिलर इन मास, साइज, डेंसिटी, इन सारी चीजों में अर्थ का ट्विन कहा जाता है. अब हमारे सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे सोलर सिस्टम में 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है. ठीक है, सन से ये सेकेंड प्लैनेट है, सन के साइड से अगर हम काउंट करेंगे, बाकी पूरे सोलर सिस्टम में 6th लार्जेस्ट प्लैनेट है. तो ये फैक्ट्स आपको कुछ ध्यान रखने हैं. अब आप बहुत फेमसली इसे जानते होंगे क्योंकि आपको दिखता भी है.
ठीक है, आप इसे देख सकते हैं। तो इससे मॉर्निंग स्टार कहते हैं ना, बोलते हैं कि सनराइज के पहले उठो, सनराइज के पहले अगर आप 4-5 बजे उठोगे तो मॉर्निंग स्टार आपको दिखेगा। ठीक है, बहुत शाइन अलग से ही दिखता है, ब्राइटली शाइन करता है। इसके बाद इसको इवनिंग स्टार भी रेफर किया जाता है। तो इवनिंग स्टार अगर शाम को भी आप देखोगे पहले तो ये इवनिंग स्टार आपको दिखेगा। ठीक है, तो बहुत ब्राइटली शाइन करता है, इसलिए मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार इसको रेफर किया जाता है और दिखता भी उस टाइम पर ही है। इसके बाद आप देखेंगे तो इसमें कुछ, अगर हम इसका एटमॉस्फेयर देखें तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे बहुत सारा 96% ऑलमोस्ट कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स हैं। अभी और ज्यादा डिस्कवरी होगी तो और ज्यादा चीजें सामने निकल कर आएंगी कि क्या कैसा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। ठीक है, वीनस जो है अगर अपनी खुद की एक्सिस में रोटेट कर रहा है ऑन इट्स एक्सिस, तो वो कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक है, ऑन इट्स एक्सिस ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ये किसको रोटेट कर रहा है, सन का रेवोल्यूशन कर रहा है, सॉरी सन का रेवोल्यूशन कर रहा है, तब ये किस में किस डायरेक्शन में घूमेगा, वेस्ट टू ईस्ट, है ना, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में घूमेगा ये। अगर ऑन इट्स ऑक्सिस में तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ पे वो किस डायरेक्शन में घूम रहा है, सन के रिवोल्यूशन कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। इस तरीके से सन सेंटर में होता है, बाकी सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड। तो कुछ इस तरीके का व्यू है। और क्या फैक्ट्स है वीनस के बारे में, तो वीनस नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी, सेकेंड प्लैनेट फ्रॉम द सन मैंने बता दिया, सिक्स लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम ये भी बता दिया, सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द स्काई, नाइट स्काई आफ्टर द मून, है ना, बहुत ब्राइट दिखता है, शाम के समय भी आपको दिखेगा। तो सेकेंड ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट है इन द नाइट स्काई में सेकेंड ब्राइटेस्ट है। ठीक है, ऑर्बिट ड्यूरेशन बताया कितने डेज लगता है, रोटेशन ड्यूरेशन कितना है, 243 अर्थ डेज लगते हैं। लॉन्गेस्ट रोटेशन है इन द सोलर सिस्टम किसका है, वीनस का ही है। तो अगर आपसे वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में कोई एक क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में और उसमें आपको अलग अलग स्टेटमेंट्स दी हैं, तो उसमें से कोई भी स्टेटमेंट उठकर आ सकती है। ठीक है, स्पिन करते हैं क्लॉकवाइज, रेट्रोग्रेड रोटेशन है अनलाइक मोस्ट प्लैनेट्स। टेम्परेचर में अगर हम देखेंगे तो सोलर सिस्टम का हॉटेस्ट प्लैनेट है विद सरफेस टेम्परेचर ओवर 465 डिग्री सेल्सियस के अराउंड रहते हैं। ठीक, और कंपोस्ट में मोस्टली मैंने बताया कि 96% ये कार्बन डाइऑक्साइड से बना है, क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद सरफेस में देखेंगे तो वॉल्केनिक प्लेन्स है, माउंटेन्स, क्रेटर्स, ये सारी चीजें मिलेंगी विथ नो लिक्विड वाटर ड्यू टू एक्सट्रीम हीट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप देख रहे हैं सन के इतने करीब है तो लिक्विड वाटर नहीं है यहाँ पर एक्सट्रीम हीट के कारण। ये चीज बता दी, प्रॉक्सिमिटी बता दी कि क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू अर्थ, अप्रोचिंग विद इन 38 मिलियन किलोमीटर्स। राइट, अब हम आ जाते हैं कुछ फैक्ट्स देखने के बाद वीनस के बारे में। अब आते हैं अपने वीनस ऑर्बिटर मिशन में। तो वीनस ऑर्बिटर मिशन एक प्लैनेट के रिवोल्यूशन करने में जा रहा है, उसमें ऑर्बिट करेगा, उसकी ऑर्बिट करेगा, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इंटरप्लैनेटरी मिशन है ये। इंडिया का या इसरो का क्या कहेंगे, इंडियन स्पेस एजेंसी का इंटरप्लैनेटरी मिशन है। तो क्या ये इंडिया का पहला इंटरप्लैनेटरी मिशन है, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले भी इंडिया ने एक इंटरप्लैनेटरी मिशन लॉन्च किया है। सो वो था इंडिया का फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन। कौन सा मिशन है वो, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, जिसे हम कॉमनली क्या कहते हैं, मंगलयान। तो इंडिया का जो फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन है दैट इज मंगलयान, और यू कैन से इट एज मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मंगल और यान, मंगल मतलब आपका मार्स प्लैनेट और यान मतलब आपका कोई स्पेसक्राफ्ट आपने उसमें भेजा है। तो ये कब लॉन्च हुआ था, 2013 में लॉन्च हुआ था। थोड़ा सा हाइलाइट्स इसके बारे में भी हम देख रहे हैं क्योंकि यू कैन कनेक्ट, है ना, या फिर इससे कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आती है तो ये सारी चीजें आपको पता हो। 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, 2013 के नवंबर में लॉन्च किया गया था। इसकी लाइफ कब एंड हुई, तो एंड हुआ ये 2022 में एंड हुआ है। ठीक है, 2022 में एंड हुआ है। फिर हमने कौन सा व्हीकल यूज किया था, तो हमने इसमें व्हीकल यूज किया था PSLV C25 व्हीकल का यूज किया गया था। इसमें पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C25 का यूज किया गया था। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, इसको लॉन्च करने के साथ ही, मंगलयान मिशन को लॉन्च करने के साथ ही इंडिया फर्स्ट एशियन नेशन बना था जो मार्शियन ऑर्बिट पे पहुंचा। ठीक है, तो इंडिया इसके साथ ही क्या बना था, फर्स्ट एशियन नेशन हु रीच्ड इन द मार्शियन ऑर्बिट, है ना। सेकेंड नेशनल स्पेस एजेंसी था जो मार्शियन ऑर्बिट पर पहुंचा अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे। और इसरो इसके साथ ही फोर्थ स्पेस एजेंसी बना था जो मार्शियन ऑर्बिट पे पहुंचा। ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट पे अलग चीज है, लेकिन अगर हम बात करें टोटल स्पेस एजेंसीज की जो यहाँ पर जा चुकी थी, तो इसमें इसको लॉन्च करने के साथ फोर्थ स्पेस एजेंसी बनता है इसरो, जो मार्शियन ऑर्बिट पे पहुंच गया था। तो ये फैक्ट्स हो गए आपके इंडिया के फर्स्ट इंटरप्लैनेटरी मिशन मंगलयान की। अभी हम पढ़ रहे हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन, जो अगेन एक इंटरप्लैनेटरी मिशन है इसरो का। इसे शॉर्टली VOM रेफर करेंगे। अब मैंने बताया कि इसमें स्पेसक्राफ्ट होगा जो वीनस,
प्लैनेट वीनस की ऑर्बिट में जाने वाला है। अनऑफिशियली इसे शुक्रयान कहा जा रहा है या वीनस क्राफ्ट आप प्रेफर कर सकते हैं। क्यों भेज रहे हैं हम मिशन, ये जरूरी हमारे लिए जानना। सिर्फ टाइमलाइंस, डेट इनको जानने से ज्यादा जरूरी है कि हम क्यों भेजना चाहते हैं। ठीक है, तो हम वहां के सरफेस को स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है, सरफेस को स्टडी करना चाहते हैं, वहां का एटमॉस्फेयर कैसा है, जियोलॉजिकल फीचर्स क्या है वीनस के, वो सारी चीजें हम एक स्पेसक्राफ्ट के द्वारा एक उसके ऑर्बिट में भेज के उससे पता लगाया जाएगा कि अराउंड द प्लैनेट क्या किस तरीके की सिचुएशंस हैं, राइट। और हमें इंसाइट्स मिलेगा कि इस टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, क्योंकि वीनस क्या है, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, तो अगर वीनस एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स का एवोल्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है वो भी हम पता लगा पाएंगे। अगर हम बात करें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की, तो आपने दो चीजें सुनी होंगी, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं, दूसरे होते हैं आपके जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स को और क्या रेफर किया जाता है, इनर प्लैनेट्स रेफर किया जाता है। तो आपके जो पहले के चार हैं, ठीक है, पहले के चार मतलब यहां से आप देख लीजिए, मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये जो है आपके टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। और उसके बाद जो आ जाते हैं आपके जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून, ये सारे क्या हैं आपके चार जोवियन प्लैनेट्स हैं, जिनको आप आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, आउटर प्लैनेट्स भी रेफर करते हैं। तो ये और एक्स्ट्रा फैक्ट बता दिया मैंने आपको इसके बारे में, ये है। फिर अगर हम देखेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, तो इम्प्लीमेंटेशन किसके द्वारा किया जा रहा है, ऑब्वियसली इसरो इसको डेवलप करेगा, लॉन्च एंड मैनेज करेगा इस मिशन को। कोलैबोरेशन इसने किया इंडस्ट्रीज के साथ ताकि स्पेसक्राफ्ट को बनाने में मदद मिले और लॉन्च व्हीकल के रियलाइजेशन में हेल्प मिले, तो बाकी इंडस्ट्रीज के साथ भी इसका कोलैबोरेशन है। बेनिफिट साइंटिफिक क्या होगा कि इनसाइट्स मिलेगा वीनस के एवोल्यूशन एंड प्लैनेटरी एनवायरनमेंट्स के बारे में। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होंगे कि बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन होगा, टेक्नोलॉजी स्पिन ऑफ होगा फॉर अदर सेक्टर्स के लिए भी, कि अगर हमें बाकी सेक्टर्स में इसकी हेल्प चाहिए तो हम यहाँ से पता लगा पाए। अब इंपॉर्टेंट क्या है भाई कि हम कौन से व्हीकल में वीनस ऑर्बिटर मिशन को लॉन्च करने वाले हैं। तो इसके लिए हम व्हीकल यूज करने वाले हैं LVM3 व्हीकल का यूज किया जाएगा, विच इज लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, जो बेसिकली मोस्ट ऑफ द मिशन के लिए यूज हो रहा है। शेड्यूल कब किया गया, तो शेड्यूल डेट आपको पता होनी चाहिए कि 2028 में इसका प्लान है कि हम 2028 तक इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक, तो राइट, अभी जैसा हमारा वो डॉकिंग मिशन है, स्पेस डॉकिंग मिशन, वो भी हम कवर करेंगे अपकमिंग क्लासेस में, राइट। तो उस डॉकिंग मिशन की हेल्प से हमें इन सारे मिशन को भेजने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, जैसे आपका चंद्रयान 4 जाने वाला है, शुक्रयान जाने वाला है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, तो इन सारे मिशन को लॉन्च करने में हेल्प मिलेगी आपकी डॉकिंग मिशन से, राइट, कि हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी को भी टेस्ट कर लेंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे कंट्रीज के बारे में बताना है, कुछ ऐसी कंट्रीज हैं और उनके इंपॉर्टेंट मिशन हैं। तो इससे आप देखिए, वीनस के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, बट बाकी कंट्रीज हैं, जैसे यूएसए के जो वीनस पे मिशंस हैं वो कौन कौन से, एक पाइनियर वीनस ऑर्बिटर हो गया, पाइनियर वीनस 2, ठीक है, ये यूएस के मिशन थे, डाविंसी प्लस यूएस का मिशन है, वेरिटास, ठीक है, ये भी किसके मिशन है, यूएस के मिशन है। तो आप कुछ ट्रिक बनाकर इसको याद रख सकते हैं, या ऐसे भी याद रहता है तो आप याद रख सकते हैं। सोवियत यूनियन का कौन सा मिशन था, वेनेरा 4, ठीक है, जो वेनस पे गया था, तो वीई से ध्यान रखिएगा, सोवियत यूनियन का बना लीजिए, आर आ रहा है तो ऐसे रशिया कुछ इस पे लिख लीजिए कि हाँ रशिया है, तो ये सोवियत यूनियन का था। फिर इंडिया का तो आपको याद ही रहने वाला है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, यूरोप से एनविजन, याद रखिएगा कि एन और वी से विजन जो है वो वीनस है, तो एनविजन किसका है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। तो ये यूएस, सोवियत यूनियन, इंडिया और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के मिशन है जो आपके वीनस पे जा रहे हैं, ठीक है, या वीनस पे गए हैं। इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर, हमारा वीनस ऑर्बिटर मिशन खत्म होता है। और ऑब्वियसली ये जो वीनस ऑर्बिटर मिशन है कब अप्रूव किया था, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 18th, ठीक है, 18 सितंबर 2024 को ये अप्रूव किया गया है। तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ, सितंबर 2024 में इसको अप्रूव किया था। यूनियन कैबिनेट चेयर बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अप्रूव द डेवलपमेंट ऑफ वीनस ऑर्बिटर मिशन, राइट। तो हमें बाकी इंपॉर्टेंट चीजें हमने डिस्कस कर ली है यहाँ पर। नेक्स्ट मिशन इज चंद्रयान 4 मिशन, ठीक है, तो 18 सितंबर 2024 को ही चंद्रयान 4 मिशन के लिए भी अप्रूवल मिल गया, कैबिनेट गेव अप्रूवल फॉर चंद्रयान 4 मिशन, ठीक है, ये इसरो का नेक्स्ट मिशन होने वाला है एक और। इसके बाद देखिए चंद्रयान 4 के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में भी कुछ चीजें देखते हैं। सबसे पहले अप्रूवल तो मैंने बता दिया कि मून में मिल गया, कि एक मिशन है जो मून पे जाने वाला है। अब इसी के साथ ही इंडिया का फर्स्ट लूनार सैंपल रिटर्न मिशन होगा, ठीक है, सैंपल रिटर्न मिशन की कैटेगरी में फर्स्ट लूनार मिशन होगा। इसके अलावा भी हम 3 चंद्रयान मिशन भेज चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ चंद्रयान 1, 2 एंड 3 के बारे में, और उसके बाद हम आएंगे चंद्रयान 4 मिशन के बारे में, ठीक है।
तो आप एक बार एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि बाकी 3 मिशंस में क्या-क्या हुआ है। ठीक है? आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपने आप फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चंद्रयान 1 के बारे में अगर हम देखेंगे, हम पढ़ रहे हैं जो अभी मिशंस है, लेकिन पिछला कुछ क्या हो चुका है इंपॉर्टेंट, उसके बारे में भी हम कवर कर रहे हैं। तो अगर हम देखें चंद्रयान 1 मिशन के बारे में, तो ये फर्स्ट इंडियन लूना प्रोब मिशन था जो चंद्रयान प्रोग्राम में था। चंद्रयान प्रोग्राम में अब तक अभी जो आपका होगा वो 4th मिशन होगा। तो इसके पहले 3 मिशंस ऑलरेडी आ चुके हैं। चंद्रयान 1 जो है इंडिया का फर्स्ट लूनार प्रोब मिशन था। ये याद रखना है आपको। ठीक है, लूनार प्रोब मिशन था, मून पे गया था मिशन, इसरो ने लॉन्च किया था। और इसरो ने इसे कब लॉन्च किया था, डेट आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि 2008 में पहला ये मिशन लॉन्च हुआ था। तो 2008 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब ये कब तक ऑपरेटेड रहता है, तो टिल 2009 तक, है ना। 2009 के अगस्त तक ऐसा डेट बताया जाता है कि ऑपरेबल था। उसके बाद ये इसको बोला जाता है कि इसरो ऐसा क्लेम करता है कि मोस्टली चीजें इसको जो अकम्प्लिश करनी थी वो उसने अकम्प्लिश की, ऑब्वियसली 95% तक। और फेलियर हो गया था इसका पावर सप्लाई के कारण, उसमें कुछ ओवर हीटिंग हो गई थी, तो उसके कारण ये फेल हो गया। तो कब लॉन्च किया था, 2008 में इसको लॉन्च किया गया था। 2009 तक ये ऑपरेबल था। ठीक है, 2009 तक। इसके बाद आ जाते हैं चंद्रयान 2 पर। ठीक है, तो चंद्रयान 2 की अगर हम बात करेंगे, तो ये आपका कब लॉन्च हुआ था, तो लॉन्च हुआ था, ये भी लूनार प्रोब मिशन है। सेकेंड लूनार एक्सप्लोरेशन मिशन था अंडर द चंद्रयान प्रोग्राम। ठीक, इसके बाद इसरो ने लॉन्च किया था। तो कब लॉन्च हुआ, जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। लॉन्च डेट याद रखना है, जुलाई 2019 में, पहला 2008 में, दूसरा 2019 में। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसरो ने लॉन्च किया था, व्हीकल कौन सा यूज किया था, LV-M3M1 व्हीकल यूज किया गया था इसमें। ठीक है, LV-M3M1 व्हीकल यूज किया गया था। इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि जो भी लूनार सरफेस पे वेरिएशंस हो रही है उसकी मैपिंग करना है। और लूनार वाटर कहाँ पर है उसका लोकेशन देखेंगे, कितना अबेंडेंटली अवेलेबल है, उसको देखने के लिए मिशन भेजा गया था चंद्रयान 2। ठीक है, ऑब्वियसली 5 इयर्स तक ये लगभग रहा था। इसके बाद आ जाते हैं हम चंद्रयान 3 मिशन में, जो बहुत ही रिसेंट है, तो आपको इसके बारे में काफी चीजें याद होंगी क्योंकि ये 2023 में ही किया गया था। और 2025 तो जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो 1 साल हम मान सकते हैं कि हाँ। चंद्रयान 3 के बारे में अगर हम देखें, कब लॉन्च किया था, ये 3rd मिशन था चंद्रयान प्रोग्राम के अंडर में। इसमें अगर आप देखोगे तो कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया, पहले तो आप ये याद रख लो कब लॉन्च हुआ। तो ये लॉन्च हुआ था 14 जुलाई 2023 को, ये लॉन्च किया गया था, राइट। ये लॉन्च किया गया। ये जाकर वहां पर लैंड कब करता है, तो पहले तो देख लीजिए कि इसमें 2 चीजें थी। एक तो विक्रम लैंडर था, ठीक है, जो लैंड करेगा। तो विक्रम लैंडर, यही पूछ लेता है कि लैंडर का नाम क्या था या रोवर का नाम क्या था। तो लैंडर इसमें क्या था, विक्रम था, और रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था। ठीक है, लैंड करके जाएगा, उसके अंदर से रोवर नाम का रोबो निकलेगा, प्रज्ञान, फिर वो वहां पर घूमेगा। ठीक है, तो लैंडर और रोवर। तो ये जो विक्रम लैंडर ने लैंड किया, भेजा हमने, लॉन्च इस दिन किया था जुलाई 14 को, लेकिन ये विक्रम लैंडर लैंड करता है कब, 23 अगस्त 2023 को ये लॉन्च लैंड करता है। और इसी दिन से हम क्या डिक्लेयर कर दिया गया, नेशनल स्पेस डे। तो नेशनल स्पेस डे इस दिन डिक्लेयर किया गया कि अगले साल हम मनाएंगे। तो हमने फर्स्ट जो नेशनल स्पेस डे था वो 23 अगस्त 2024 में हमने फर्स्ट नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट किया। ठीक है, जिस पॉइंट पे इसने लैंड किया था, है ना, मून के जिस पॉइंट पे इसने लैंड किया था, उसका नाम रख दिया गया प्राइम मिनिस्टर के द्वारा शिव शक्ति पॉइंट। ठीक, शिव शक्ति पॉइंट इसका नाम रख दिया गया। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि चंद्रयान 1 जिस जगह पे लैंड करता है और चंद्रयान 2 जिस प्लेस पॉइंट पर लैंड करता है, उन दोनों को अलग अलग नेम्स दिए गए थे। मुझे तो पता है, लेकिन आपसे जानना चाहती हूँ, आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइए। हम नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर डिस्कस करेंगे कि चंद्रयान 1 जिस पॉइंट पे लैंड करता है, चंद्रयान 2 जिस पॉइंट पे लैंड करता है, उसको क्या नाम दिए गए थे, जैसे चंद्रयान 3 में शिव शक्ति पॉइंट नेम दिया गया। ठीक, तो इतनी चीजें हो गई। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद और इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी कि इसके साथ ही जब चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग हुई, तो यहाँ पे इंडिया जो था, ठीक है, इसके साथ ही इंडिया ने एक हिस्ट्री क्रिएट की और इट बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन द साउथ पोल रीजन ऑफ लूनार सरफेस। इसके साथ इंडिया पहला ऐसा देश बना जिसने, है ना, साउथ पोल रीजन में लैंडिंग की थी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में की। और ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट में साउथ पोल रीजन में लैंडिंग की थी, ये याद रखना है। ओवरऑल 4th एजेंसी बना जिसने सक्सेसफुली मून पर लैंड किया, यूएसएसआर, नासा और कैनेडियन स्पेस CNS के बाद। ठीक है, तो 4th एजेंसी बना जिसने
ये लॉन्च किया था। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द चंद्रयान 3 मिशन। ठीक है, चंद्रयान 3 मिशन के बारे में हो गया। अब आ जाते हैं चंद्रयान 4 मिशन के बारे में। तो जो चंद्रयान 4 मिशन है उसके बारे में भी हम इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं। बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट लूना सैंपल रिटर्न मिशन होगा। यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया सितंबर 18 2024 को, जब मोस्ट ऑफ द मिशन यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए। इट इज अप्रूव टू डेवलप एंड डेमोन्स्ट्रेट द टेक्नोलॉजीज टू कम बैक टू अर्थ आफ्टर सक्सेसफुली लैंडिंग ऑन द मून, और ऑल्सो हम वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके लाए मून से, उनको एनालाइज करें अर्थ पे कि क्या है सैंपल में, किस तरीके का एटमॉस्फेयर, क्या क्या चीज है, एनवायरमेंट कैसा है, सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं सॉइल सैंपल से। ठीक है, ये प्लान्ड है बाय ओवर 2040 तक प्लान्ड है। लेकिन अगर मैं देखूंगी ना तो काफी जगह पे जो हिंदू न्यूज़पेपर आया था उसमें इसका डेट 2027 मेंशन था, तो कुछ ऐसी जगह दिखा रही है जहाँ पे 2027 मेंशन है, हालांकि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में 2040 मेंशनड है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ न्यूज़पेपर में, द हिंदू से ये दिया गया है। तो यहाँ पे आप देखिए चंद्रयान 4 मिशन के बारे में बताया, ये एक सैंपल रिटर्न मिशन होगा। ठीक है, इसके कंपोनेंट्स जो हैं 2 सेपरेट व्हीकल्स में लॉन्च किए जाएंगे, तो 2 सेपरेट व्हीकल्स LV-M3 यूज किए जाएंगे जहां पर इसको भेजा जाएगा। दे विल डॉक इन अर्थ ऑर्बिट पर जाके जो भी अलग अलग पार्ट्स होंगे डॉक होंगे, जिसके लिए अभी हम स्पेस डॉकिंग मिशन हमने अपना लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, तो 7 जनवरी को उसका डॉकिंग एक्सपेरिमेंट होगा, मतलब जब वो आकर एक दूसरे से इस तरीके से डॉक होने वाले हैं। तो ये देखते हैं कैसा रहता है, होपफुली सारी चीजें अच्छे से हो जाएं। और यहाँ पे लैंड करेगा ऑन द सरफेस नियर द लोकेशन ऑफ चंद्रयान 3 के पास ही जाके लैंड करने वाला है ये। मिशन विल स्कूप अप सम सैंपल्स ऑफ द मून सॉइल एंड रॉक एंड सेंड देम बैक टू द अर्थ ऑन बोर्ड अ बी स्कूप कैनिस्टर पे भेजेगा। मिशन एक्सपेक्टेड है कि वो लॉन्च होगा 2027 तक। ठीक है, लेकिन आप मोस्ट ऑफ द चीज पे देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक वैसे 2040 दिखा रहा है, तो अपने ऊपर रखिए ये। ठीक है, इसके बाद देखिए चंद्रयान 4 की मिशन स्ट्रैटेजी एंड कंपोनेंट्स क्या होंगे। प्रोपल्शन सिस्टम यूज करने वाले हैं, डिसेंडर्स होगा जो कंट्रोल लूनर लैंडिंग करेगा एंड सॉइल सैंपलिंग कंडक्ट करेगा। इसके बाद एक एसेंडर होगा जो लैंडर से डिटैच होके जाएगा, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करेगा और उन सैंपल्स को उठाएगा जो लूनर सरफेस पे डले हुए हैं। ठीक है, ट्रांसफर मॉड्यूल क्या करेगा, इस सैंपल को एसेंडर से लेकर री एंट्री मॉड्यूल पर भेजेगा। री एंट्री मॉड्यूल जो होगा वो सेफली लूनार सैंपल्स को अर्थ तक लाएगा, जो एटमॉस्फेरिक री एंट्री के लिए डिजाइन किया गया है री एंट्री मॉड्यूल। तो ऐसे अलग अलग प्रोपल्शन सिस्टम, डिसेंडर, एसेंडर, ट्रांसफर मॉड्यूल, सबका अलग अलग काम है। ठीक है, डुअल रॉकेट लॉन्च स्ट्रैटेजी है इस पे कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के 2 व्हीकल्स यूज किए जाएंगे, LVM-3, और डॉक होकर उसके बाद ये सारा मिशन कंप्लीट होगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। ठीक है, PSLV यूज किया जा रहा है, बाकी इसरो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वो डेवलपमेंट करेगा स्पेसक्राफ्ट को और लॉन्च करेगा। राइट, तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी बताया कि चंद्रयान 4 मिशन द इसरो विल लॉन्च द मिशन मॉड्यूल्स इन 2 LVM-3 रॉकेट्स। वेरियस पॉइंट्स ड्यूरिंग द मिशन मॉड्यूल अंडरगो करेंगे सीरीज ऑफ डॉकिंग एंड अनडॉकिंग मैन्यूवर्स बिफोर फाइनली ट्रांसपोर्टिंग अ कैनिस्टर ऑफ लूनर सॉइल सेफली बैक टू अर्थ। ठीक है, 2025 इसरो के चेयरमैन ये कहते हैं मिस्टर सोमनाथ कि एक्साइटिंग ईयर होने वाला है 2025 का इसरो के लिए, क्योंकि इसरो बहुत सारे GSLV रॉकेट्स, 3 PSLV, देखो 4 GSLV रॉकेट्स लॉन्च होंगे, 3 PSLV रॉकेट्स लॉन्च होंगे और SSLV भी लॉन्च किया जाएगा। तो GSLV किसका शॉर्ट फॉर्म है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का, एंड SLV किसका है, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का है। इनके बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो डू वॉच द लास्ट क्लास। ठीक है, इसके बाद डॉकिंग क्रूशियल है इन सारे मिशन के लिए आपका 2035 वाला जो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन का स्पेस मिशन है उसके लिए। चंद्रयान 4 के लिए भी डॉकिंग एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है जो अभी हमने कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मिशन पे आ जाते हैं, विच इज निसार मिशन, नासा इसरो सैटेलाइट मिशन। ठीक है, अब इसको शॉर्टली आप क्या बोलते हैं, निसार मिशन। तो निसार का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे देख लिए, N स्टैंड्स फॉर नासा, I स्टैंड्स फॉर इसरो। दोनों ने मिलकर साथ में कंपोनेंट्स बनाए हैं, आधा काम नासा करेगा आधा काम इसरो करेगा। ठीक है, सिंथेटिक अपर्चर रेडार है ना, SAR स्टैंड्स फॉर सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो अब इस मिशन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ ऐसा मिशन होगा, है ना, ये जो था ना प्लान था कि ये जाने वाला था 2024 में ही जाने वाला था, बट इसका जो ऊपर वाला एंटीना है इसका कुछ काम नहीं हो पाया था, जिसके कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया, थोड़ा सा डिले आ गया। अब एक्सपेक्टेड लॉन्च इसका क्या दिखा रहा है, मार्च 2025 इसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है। राइट, तो कोलैबोरेटिव मिशन है बिटवीन नासा एंड इसरो, इनिशिएटेड अंडर 2014 पार्टनरशिप एग्रीमेंट में ये किया गया है। ठीक है, अब दोनों का जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, तो ये एक साथ मिलकर इसको डेवलप करेंगे। डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक
अपर्चर रेडार होने वाला है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट पे 2025 पे जाएगा। ठीक है, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के थ्रू ये जाएगा। सैटेलाइट जो होगी वो फर्स्ट सैटेलाइट होगी जो डुअल फ्रिक्वेंसी को यूज करेगी। ठीक है, तो ये जो सैटेलाइट होने वाली है ये फर्स्ट सैटेलाइट होगी जो डुअल फ्रिक्वेंसी को यूज करेगी। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली एक रिमोट सेंसिंग रहेगा मिशन का जो ऑब्जेक्टिव है, रिमोट सेंसिंग मिशन रहेगा। रिमोट सेंसिंग में क्या करते हैं कि जो भी नेचुरल प्रोसेस हो रहे हैं अर्थ पे उनको ऑब्जर्व करना है, उनको समझना है, इसलिए इस तरीके का मिशन भेजा जा रहा है। ठीक है, काफी महंगा एक्सपेंसिव मिशन भी ऐसा बोल रहे हैं, मोस्ट लाइकली टू बी वर्ल्ड्स का एक्सपेंसिव मिशन होने वाला है ये। और शेड्यूल लॉन्च क्या था, पहले जनवरी 2024 बोला था, बट थोड़ा सा डिले हो गया। अब एक्सपेक्टेड लॉन्च मार्च 2025 दिखा रहा है, तो एटलीस्ट आपको टाइमलाइंस पता होने चाहिए। ठीक है, कहाँ से लॉन्च किया जाएगा, फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया जाएगा और ऑपरेट होगा लो अर्थ ऑर्बिट एज ऑब्जर्वेटरी पर विद अ मिनिमम मिशन ड्यूरेशन ऑफ 3 इयर्स का मिनिमम मिशन ड्यूरेशन होगा। ठीक है, एंटायर ग्लोब को एवरी 12 डेज पे मैप करेगा। इसके अलावा और क्या है, सैटेलाइट की स्पेसिफिकेशन दी है विच इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट इक्विप्ड होगा डुअल फ्रीक्वेंसी के साथ, मैंने बता दिया। एल बैंड और एस बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार होंगे, तो ये डुअल फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। इसके बाद आता है कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या है, तो नासा और इसरो का जॉइंट प्रोजेक्ट है, मैंने आपको बताया। तो नासा क्या क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, एल बैंड रेडार नासा की तरफ से रहेगा, जीपीएस टेक्नोलॉजी रहेगी, हाई कैपेसिटी सॉलिड स्टेट रिकॉर्डर रहेगा और पेलोड डेटा सबसिस्टम रहेगा। इसरो की तरफ से एस बैंड रेडार रहने वाला है, जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम इसरो देगा, मतलब यही इंडिया से ही लॉन्च होगा ये। ठीक है, इंडिया से लॉन्च किया जाएगा और स्पेसक्राफ्ट भी इंडिया की तरफ से ही है। इसके बाद इसरो की तरफ से है टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज में देख रहे हैं कि एल बैंड रडार जो है वो नासा के ग्लोबल साइंस ऑपरेशन करेगा एटलीस्ट 3 साल तक। एस बैंड रडार ऑपरेट होगा फॉर 5 इयर्स के लिए, जो नियर एंड फार रेंज वेदर ऑब्जर्वेशन के लिए ऑपरेट करेगा। ठीक है, उसकी लॉन्ग वेव लेंथ है 8 to 15 सेंटीमीटर की और लो एटीन्यूएशन है। इसके बाद सार की इमेजिंग कैसी होगी, सिंथेटिक एपर्चर रडार की इमेजिंग कैसी होगी, ये हाई रेजोल्यूशन इमेजेस प्रोड्यूस करेगा और पेनिट्रेट हो जाएगा क्लाउड से, क्योंकि बहुत सारे मौसम में क्लाउड आ जाते हैं जिसके कारण आप अर्थ की क्लियर इमेजेस नहीं ले सकते हैं। तो ये पेनिट्रेट कर जाएगा क्लाउड से एंड ऑपरेट करेगा डे एंड नाइट, सारी वेदर कंडीशंस में ऑपरेट करने की क्षमता इसके पास है। एंटीना देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स की तरह काम करेंगे एंड फोकस रेडार सिग्नल्स फॉर हाई प्रिसिशन डेटा कलेक्शन। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे बेनिफिट्स क्या है निसार के, तो अर्थ साइंस में हमें बेनिफिट मिलने वाला है। तो एडवांस करेगा ये अंडरस्टैंडिंग ऑफ सरफेस चेंजेस, नेचुरल हैजार्ड्स एंड क्लाइमेट प्रोसेसेस को डिजास्टर मैनेजमेंट में यूजफुल होगा, क्योंकि हमें पहले से एडवांस इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि हम पहले से अलर्ट कर सकें, इवैक्यूएशन एक्सरसाइजेस करवा सकें। तो इस तरीके की चीजों में काफी हेल्पफुल होने वाला है। एग्रीकल्चर है ना, ये सारे जो मॉडर्न डेज में हमारे चैलेंजेस हैं कि इनको एड्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एग्रीकल्चर भी काफी हो गया क्योंकि क्लाइमेट डिपेंडेंसी हो गई है एग्रीकल्चर में काफी ज्यादा, तो इसमें हेल्पफुल रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में क्लाइमेट चेंज, तो ग्लेशियर मेल्टिंग कैसे हो रही है, सी लेवल कब कब कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कितना राइज हो रहा है, कार्बन स्टोरेज में चेंजेस क्या हो रहे हैं, तो इसको ट्रैक करने के लिए निसार काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो हमने आज 3 मिशन डिस्कवर किए हैं। फर्स्ट वन इज आपका वीनस ऑर्बिटर मिशन, जिसका एक्सपेक्टेड लॉन्च है 2028 में। ठीक है, इसके बाद हमने चंद्रयान 4 डिस्कस किया है। ठीक है, चंद्रयान 4 डिस्कस किया और चंद्रयान 4 के बाद हमने निसार डिस्कस किया है। निसार का जो एक्सपेक्टेड लॉन्च दिखा रहा है वो अभी क्या दिखा रहा है, मार्च 2025 दिखा रहा है। ठीक है, मार्च 2025 है और ये सारे मिशन हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अभी तक हम 6 मिशन कवर कर चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गगनयान मिशन, नेक्स्ट एनजीएलवी नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन विच इज आपका बीएएस। ठीक है, बीएएस, फिर वीनस ऑर्बिटर मिशन डिस्कस किया, वीओएम, चंद्रयान 4 डिस्कस कर लिया जिसके साथ हमने 1, 2, 3 और 4 चारों के बारे में डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हमने डिस्कस किया निसार मिशन। तो आई होप आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई हों। आपकी कोई भी डाउट्स एंड क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो मैंने आपको आज क्वेश्चन दिया है प्लीज उसे आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में उसको देखकर आपको आंसर दे सकूं। ठीक है, कि आपने एटलीस्ट रिस्पॉन्ड किया है। अगर बाकी कोई भी दिक्कत है तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और अपने व्यूज भी आप शेयर कर सकते हैं। इसका जो पीडीएफ मिलेगा वो आपके इसके लास्ट पार्ट के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो वहां से आप एक्सेस करके इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।